कभी कभी समंदर सिर्फ लहरें नहीं लाता बल्कि ऐसे तूफान लाता है जो इंसान की हिम्मत और रिश्तों की असली परीक्षा ले लेते हैं। द क्वीन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो कहानी की शुरुआत होती है जैलिन और उसके हस्बैंड कायल से, जो वियतनाम के एक खूबसूरत बीच पर छुट्टियां मनाने आए हैं। उनका होटल समंदर के बिल्कुल ऊपर बने लकड़ी के बंगलों में होता है। कुछ महीने पहले जैलिन का मिसकैरेज हुआ, इसी वजह से वो अंदर से टूटी हुई है। कायल हर पल उसे संभालने की कोशिश करता है। दोनों समंदर में तैरने जाते हैं, जहां कायल के पैर में चोट लग जाती है। खून देखकर जैलिन को अपना दर्दनाक पास्ट याद आने लगता है, वही पल जब उसने अपना बच्चा खो दिया था। कायल उसे शांत करता है और दोनों वापस चले आते हैं। शाम को जब जैलिन फोन पर बात कर रही होती है, तभी न्यूज में बताया जाता है कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन दोनों उसे गंभीरता से नहीं लेते। रात को जैसे ही वो सोते हैं, लहरें उनके घर से टकराने लगती है। पहले सामान्य लगता है, लेकिन एक पल में तूफान भयंकर हो जाता है और पूरा बंगला समंदर में बह जाता है। जैलिन किनारे की चट्टानों पर जाने की बात करती है, लेकिन कायल उसे रोक देता है और कहता है कि तूफान में बाहर निकलना और भी खतरनाक है। सुबह जब जैलिन की आंख खुलती है तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है। उनका घर अब समंदर के बीच फंसा हुआ है। जैलिन गुस्सा होती है, अगर वो चट्टानों पे चले गए होते तो आज ये हालत नहीं होती। कायल की चोट गहरी है, वह तैर नहीं सकता, ऊपर से न खाना न पानी। कायल जैलिन को पानी में नीचे जाकर देखने को कहता है। डर के बावजूद वो उतरती है, एक बैग ढूंढ लाती है जिसमें पानी होता है। वह कायल को पानी पिलाती है। दोनों बोतल और धूप से धुआं बनाकर सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, पर असफल रहते हैं। थके हुए दोनों वहीं लेट जाते हैं। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ती है। जैलिन जोर से चिल्लाती है, हाथ हिलाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत दूर होता है और उन्हें देखे बिना वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जैलिन को दूर से एक शिप दिखाई पड़ता है। वो इशारे करती है, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि शिप वाले उसे देख ही नहीं पा रहे थे। कायल उठता है और बोतल से एक बार फिर आग लगाने की कोशिश करता है, एक आखिरी उम्मीद के साथ। लेकिन इस बार वह कामयाब हो जाता है और धुआं आसमान में उठने लगता है। जूलियन और कैल दोनों की आंखों में एक बार फिर से उम्मीद की चमक उठती है, लेकिन किस्मत जैसे इनसे मजाक कर रही हो। धुआं देखने से पहले ही शिप काफी दूर जा चुका होता है। ये दोनों हाथ हिलाते रह जाते हैं और शिप धीरे धीरे नजर से ओझल हो जाता है। एक बार फिर से उम्मीद टूट जाती है, लेकिन इनकी मुसीबतें यही खत्म नहीं होती। जिस आग से धुआं उठाने की कोशिश की थी, वही आग अब लकड़ी के पूरे घर में फैलने लगती है। लहरों पर तैरता हुआ उनका छोटा सा शेल्टर कुछ ही मिनटों में जलते हुए नरक में बदल जाता है। धुआं, गर्मी और डर सब मिलकर माहौल को और भी खतरनाक बना देते हैं। आग इतनी तेजी से फैलती है कि दोनों को घर से समंदर में कूदना पड़ता है। वे पानी में गिरते हैं, हांफते हुए ऊपर आते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। उनका आखिरी सहारा, उनका घर, उनका शेल्टर पूरी तरह जल चुका है। अब समंदर में तैरते हुए इनके सामने कुछ टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े दिखाई पड़ते हैं। ये दोनों उन्हीं के सहारे तैरने लगते हैं, लेकिन कैल के पैर पर गहरा घाव, खून बहा रहा था और उस खून की गंध से कई शार्क्स उनकी तरफ आने लगते हैं। कैल घबराहट में कहता है कि हमें जल्द से जल्द किसी बड़े लकड़ी के तख्ते पर चढ़ना पड़ेगा। सामने एक बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ दिखता है और इससे पहले कि शार्क्स उन तक पहुंचती, दोनों किसी तरह उस तख्ते पर चढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में पानी के नीचे कलकलाहट शुरू होती है। वे डर से एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जब वो पानी में झांक कर देखते हैं तो पाते हैं कि वो शार्क्स नहीं बल्कि डॉल्फिन्स हैं। डॉल्फिन्स को देखकर दोनों की जान में जान आती है और हल्की सी हंसी भी, लेकिन इस हंसी के पीछे अभी भी डर छिपा हुआ है, क्योंकि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। थके हुए, टूटे हुए ये दोनों लकड़ी पर पड़े रहते हैं। जूलियन रोते हुए कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मेरा मिसकैरेज नहीं होता, मैं डिप्रेशन में नहीं जाती, तो हम कभी वियतनाम की छुट्टियां मनाने नहीं आते। कैल उसका हाथ पकड़कर कहता है, जैलिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हम यहाँ से जिंदा निकलेंगे और दोबारा जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेंगे। इन बातों के बीच दोनों को नींद आ जाती है, लेकिन उनकी किस्मत सोने नहीं देती। जब जूलियन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका तख्ता कैल के तख्ते से बहुत दूर जा चुका है। कैल का पैर खून से भरा हुआ है और पानी में खून की पूरी दायरे में बदबू फैली हुई है। जूलियन घबराकर पानी में कूदती है और कैल की तरफ तैरना शुरू करती है, लेकिन तभी असली शार्क आ जाता है। पानी की लहरें उछलती है और शार्क उन दोनों पर हमला कर देती है। कैल तख्ते से नीचे गिर जाता है। जूलियन पूरी जान लगाकर कैल को वापस खींचने की कोशिश करती है, पर शार्क उसे कई बार काट चुकी होती है। आखिरकार किसी तरह वह कैल के तख्ते तक खींच लाती है और बचे टुकड़े को धक्का देकर दूर लेकर जाने लगती है। थकान, डर, दर्द सब कुछ मिलकर उस पर भारी
पड़ रहा होता है। जूलियन की जब आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक समुद्र तट के बिल्कुल पास पाती है। रेत, चट्टाने और समंदर, मतलब कि तूफान ने उन्हें किनारे तक पहुंचा दिया था। वह कैल को हिलाकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास होता है कि कैल अब नहीं रहा। उसकी चीखें पूरे सुनसान किनारे पर गूंज उठती हैं। कुछ ही महीने पहले उसने अपना बच्चा खोया था, आज उसने अपना पति खो दिया। वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि कैल का शरीर वहाँ नहीं है। लहरें उसे वापस समंदर में ले गई थी। जूलियन टूटकर समंदर की तरफ भागने लगती है। वह कैल को बचाना चाहती है, उसे वापस पाना चाहती है, लेकिन तभी एक शार्क उसके पैर पर हमला कर देती है। दर्द से चीखते हुए वो होश में आती है और किसी तरह खुद को घसीटकर वापस तट पर ले आती है। दूर उसे एक ऊंची चट्टान दिखाई पड़ती है। वह घायल पैर के साथ बहुत मुसीबत से उस पर चढ़ती है। ऊपर जाकर उसे एक गोल नाव दिखाई पड़ता है जिस पर एक वियतनामी मछुआरा सो रहा होता है। जूलियन की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वह उसे जगाती है, इशारे से मदद मांगती है। वह आदमी उसे समझ नहीं पाता, लेकिन उसके जख्म देखकर उसका इलाज कर देता है। वह फिर से समंदर में जाता है मछली पकड़ने के लिए, लेकिन जूलियन समझती है कि पानी के नीचे कुछ गड़बड़ है और अगले ही पल वह लहूलुहान होकर ऊपर आता है। शार्क ने उस पर हमला कर दिया। जूलियन उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शार्क उसे खींच कर ले जाती है। अब वह फिर से अकेली है। कुछ देर बाद शार्क उसकी नाव के पीछे पड़ जाती है। वह ब्लेड उठाकर मुकाबला करती है। शार्क पीछे हटती है, लेकिन हार मानने वालों में नहीं, एक ऊंची छलांग लगाकर नाव को पलट देती है। अब जूलियन नाव के नीचे फंसी है। वह एंकर की रस्सी अपने पैरों में बांध लेती है और जैसे ही शार्क नीचे से ऊपर हमला करने आती है, वह सीधे भारी एंकर से टकराती है और खत्म हो जाती है। जूलियन थकी हुई नाव पर तैरते हुए लेट जाती है, आसमान को देखती है, जानती है कि कहीं न कहीं जमीन होगा, कोई इंसान होगा, कोई मदद जरूर आएगी। आखिरकार नाव बहते बहते एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां कुछ फिशरमैन खड़े होते हैं। वे जूलियन को देखते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं। जूलियन की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। वह टूट चुकी है, घायल है, अकेली है, लेकिन जिंदा है। और उसी पल उसे एहसास होता है कि जिंदगी हमेशा उन्हीं को दूसरा मौका देती है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं।